हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। मेरे को पता है आप अच्छे होंगे क्योंकि ये जो चैप्टर है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ये हम 9th 10th से भी पढ़ते आ रहे हैं। सीबीएसई में हो गया तो एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है। क्लास 10th में भी हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस जब हम कवर किए थे उस टाइम भी हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ को देखा था। पर उस टाइम ये जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये जो टॉपिक अपन सुनते थे तो हमारा रिएक्शन कुछ इस तरह होता था, राइट। हाँ, अभी भी होता है, मेरे को पता है। और ये लेक्चर बोलूँ तो जो मैथ स्ट्रीम वाले हैं उनको भी देखना चाहिए क्योंकि ये हमारे रियल लाइफ के बारे में बताता है, राइट। और वैसे भी मैथ लेकर के क्या फ़ायदा जब रियल लाइफ है उनको। बाकी आप समझदार हो। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ना चाहिए क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि कब फर्टिलाइजेशन हो सकता है, कब मेल गैमेट रिलीज होता है, कब फीमेल गैमेट बनता है, कब मैटिंग होती है। ये सब हमने पिछले लेक्चर में कवर किया था। ये सब अगर आपको पता नहीं होगा तो आगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कैसे पढ़ोगे जब आपको पता ही नहीं होगा कि अपना रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है क्या, राइट। तो ये आप उसको एक बार देख लेना। और वो हमारे एनिमेशन के साथ हमने कवर किया था उस लेक्चर को, तो वो कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और एक बात कहनी है यार, एक लड़का था जो मेरे को उसमें कमेंट किया कि एनिमेशन तो बहुत अच्छा है सर, अब प्रैक्टिकली कब करके दिखाओगे। अरे यार, मतलब समझ नहीं आ रहा, मतलब मैं क्या रिप्लाई करूँ उसको। मैं प्रैक्टिकली कैसे कर सकता हूँ भाई, क्या समझ के रखा है पता नहीं। तो ये सब बेकार की बातें हैं, इसको इग्नोर करते हैं और अपने टॉपिक पे आते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर। तो हेल्थ का मतलब तो आपको पता ही होगा। हेल्थ किसको कहते हैं? जब कोई भी इंसान मेंटली, फिजिकली या सोशली अगर वेलबिंग हो, ठीक ठाक हो, तो हम बोलते हैं कि उसका हेल्थ ठीक है। यहाँ क्या लिखा हुआ है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ लिखा हुआ है। इसका मतलब हम हेल्थ के बारे में बात नहीं करेंगे, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की बात करेंगे। तो इट मीन्स रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो हेल्थ है वो अगर वेलबिंग हो, ठीक ठाक हो, तो हम उस हेल्थ को कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बोलोगे सर क्या बोल रहे हो, इसका एक कुछ अच्छा एग्जाम्पल दो या तो फिर कोई अच्छा डेफिनेशन बताओ। चलो डेफिनेशन ही सुन लो तुम लोग, डेफिनेशन सुन के ही मानोगे, मेरे को पता है। डेफिनेशन कहता है इट इज द टर्म सिंपल रिफर्स टू द हेल्दी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स विथ नॉर्मल फंक्शन। अब बताओ, मैंने जो कहा वही तो लिखा हुआ था इस पे। पता नहीं तुम लोग मेरे बात पे यकीन कब करोगे यार। चलो, तो ये जो डेफिनेशन था ना वो WHO ने दिया है। जी हाँ, वही WHO जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। यही हमारे बारे में सोचता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या कौन सा मेडिसिन यूज़ करना चाहिए, कौन सा यूज़ नहीं करना चाहिए। अब बोलोगे सर जब कोविड आया था तो इन्होंने ये कहाँ थे, ये कुछ कर क्यों नहीं रहते? तो भाई कोविड जो था वो उसका सिम्टम पहले पता किया इन्होंने, उसके बाद ही तो आखिर कोई मेडिसिन बनाएगा ना। अब सिम्टम ही पता नहीं चलता तो मेडिसिन कैसे बनता। छोड़ो, कोविड-19 को गोली मारो, बेकार था वो, साल दोबारा आना भी नहीं चाहिए ऐसा चीज़। हाँ, लेकिन बहुत लोग एंजॉय भी किए थे। ना कोई स्कूल, ना कोई कुछ ट्यूशन, कुछ भी नहीं, मतलब पढ़े रहना ऐसा। छोड़ो यार, वो सब बेकार बेकार टॉपिक बुलाते रहते हो मेरे से, बेकार है वो सब, छोड़ो। तो चलो, जो लिखा है WHO ने उसकी बात करते हैं। देखो, WHO जो थे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ही सीरियसनेस दिखाते थे क्योंकि ये वो चाहते थे कि लोगों को इसके बारे में नॉलेज हो, पता चले कि हमारी बॉडी में क्या चीज़ की ज़रूरत होती है और क्या चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। उनका कहना था कि जो पॉपुलेशन रेट है वो रिप्रोडक्शन के कारण बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए उन्होंने कुछ कुछ पॉइंट बनाया जो तो लोगों को बताया तो नहीं समझे, राइट। कोई नहीं समझता, मेरे को पता है यार, कोई नहीं समझता, बताने उसको समझ जाता तो फिर क्या बात ही था। तो वो धीरे धीरे नॉलेज जो है वो स्कूलों पर लाना शुरू किया। स्कूलों पर गए, कॉलेजेस पर गए और रिप्रोडक्टिव हेल्थ का चैप्टर बना दिया। उसके थ्रू वो बताना चाहते थे कि पॉपुलेशन रेट जो है हमारा बहुत ही सडनली इंक्रीज हो रहा है, तो उसको रोकना कैसे है, कंट्रोल कैसे करना है, उसके बारे में कॉन्सेप्ट दिया उन्होंने, जो कि आपको इस पॉइंट में दिख जाएगा। जो भी मैंने कहा है वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है। देखो, पर इंसान जो थे सुधरने का नाम नहीं ले रहे थे। भले पढ़ा तो रहे थे, पर हम सबको पता है टीचर क्या पढ़ाते हैं, राइट। 8th 9th में जब टीचर पढ़ाते थे तो याद करो यार, एक बार बता दिया, दूसरी बार पूछ के दिखा दो तुम, वो बोलेंगे कि कोई डाउट हो तो पूछ लेना, पर तुम्हारी हिम्मत थी क्या पूछने की? नहीं थी। तो उसी तरह लोग सुन तो लेते थे पर कुछ काम नहीं करते थे। इसके कारण पॉपुलेशन रेट जो है वो बढ़ता ही चला गया। तो उन्होंने ऐड बनाना शुरू किया और एक ऐड था जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ। वो ऐड का नाम है हम दो हमारे दो, जो आपको भी कहीं अभी भी पोस्टर आपको मिल जाएंगे, राइट। हाँ, तो वो ऐड जो है वो WHO ने ही दिया था। क्यों दिया था बता दिया, क्योंकि पॉपुलेशन रेट जो है सडनली इंक्रीज होता जा रहा था। हम सबको पता है ना कितनी आबादी है हमारे, अप्रोक्स 137 करोड़ इंडिया की है। समझ सकते हो मतलब कितने लोग रहते हैं हमारे इंडिया में।
हाँ, और कोई काम धाम तो रहता नहीं है। अभी इस ऐड के बाद भी जो नहीं समझ रहे थे, तो लास्ट ऑप्शन बचा कि अब उन्हें सेक्स एजुकेशन का नॉलेज दिया जाए। तो वो स्कूल पे पहुंच गए और सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना शुरू किया। पहले तो उन्होंने पेरेंट को अपने कन्वेनियंस में लिया कि हाँ भाई तुम पढ़ा सकते हो। उसके बाद रिलेटिव को बताना शुरू किया। धीरे धीरे टीचर्स के बाद पहुंचा। टीचर्स फिर टीचर ने बात किया, स्टूडेंट तक पहुंचा। स्टूडेंट जो है फ्रेंड तक पहुंचाए कि ये यार ये नहीं करना चाहिए, पॉपुलेशन रेट बढ़ रहा है इसके कारण, रिप्रोडक्शन के कारण। तो ये सब उन्होंने चर्चा किया। अब एक प्रॉब्लम सुधरती नहीं थी कि दूसरी प्रॉब्लम आ जाती थी। इससे ये तो ठीक हो गया कि ठीक है रिप्रोडक्शन अब ज़्यादा नहीं होगा तो मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, पर एक प्रॉब्लम और आने लगी थी कि जो प्रेग्नेंट मदर होती है उसकी केयर कोई नहीं करता था उस टाइम। उन्हें उनके अपने हाल पे छोड़ दिया जाता था। तो वो चाहते थे कि उनका केयर किया जाए, क्योंकि हम सबको पता है पोस्ट नेटल केयर होता है मदर और चाइल्ड के बीच। तो पहले के लाइफ में तो मेरे को लगता है हम तो हमारे 7-8 ऐसे होते थे। हाँ कह सकते हैं यार, क्या बोल सकते हो। खैर वो बेकार की बातें हैं, छोड़ो। लगता है उस टाइम भी लॉकडाउन लग गया होगा। ना इट्स जोक्स अपार्ट। ओके चलो वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। देखो तो अब एक टॉपिक है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल। देखो मैंने कहा ना कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा था। तो उस टाइम उन्होंने बोला कि ये लोग पागल हैं, इन लोग को बताने से भी नहीं समझेंगे, ये लोग पॉपुलेशन को एक्सप्लोज करते रहेंगे, ये लोग रिप्रोडक्शन करते ही रहेंगे, ये लोग बिना पॉपुलेशन को बढ़ाए नहीं रह सकते। उनका कहना ये था। तो वो चाहते थे कि भैया इससे तुम बर्थ को कंट्रोल करो ना। अब बर्थ को कंट्रोल कैसे कर सकता है, तो उसके लिए उन्होंने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बनाया। उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड से कपल्स जो हैं रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते थे, पर इससे कोई भी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं होगी। हाँ पता है, आ रहे टॉपिक पे आ रहे, समझ रहे हो, मेरे को पता है आपको क्या सुनना चाह रहे हो। पर उससे पहले पॉपुलेशन का टॉपिक क्लियर कर लो, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। सच बता रहा हूँ यार, इससे 2009 से लेकर के 2017 तक बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। हाँ हालांकि अभी 3 साल से इसके अंदर क्वेश्चन नहीं आया है। क्वेश्चन जिसमें आएगा मैं बता दूंगा, पर ये भी फोकस करो, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके अगर देखा जाए तो वर्ल्ड का पॉपुलेशन है 1900 में 19th सेंचुरी में वो अराउंड 2 बिलियन हुआ करता था। ठीक है 100 साल के बाद मतलब कि 2000 में ये 2 बिलियन से हट करके 6 बिलियन हो गया है। मतलब समझ रहे हो, 3 गुना पॉपुलेशन बढ़ चुका था। यही नहीं, आगे भी सुनो। देखो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली, आज़ादी मिली थी, कब मिली थी? 1947 में। उस टाइम देखा जाए तो 350 मिलियन के अराउंड था, सिर्फ 350 मिलियन के अराउंड। लेकिन जैसे ही इवन मई 2000 आया उस टाइम 1 बिलियन हो गया था आबादी। तो सोच लो कितनी तेजी से हमारा पॉपुलेशन जो है वो बढ़ रहा था, राइट। तो उन्होंने जो है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन टॉपिक इसलिए डाला क्योंकि ये बताना चाहते थे कि यार कितना ज़्यादा पॉपुलेशन अगर बढ़ेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा जब लैंड हमारा ख़त्म हो जाएगा। और हम सबको पता है अगर लैंड ख़त्म हो गया तो अपन रहेंगे कैसे, रहेंगे कहाँ? अगर सारा लैंड में भी अगर घर ही बना ले तो प्लांट कहाँ रहेंगे? प्लांट नहीं रहेगा तो भैया ऑक्सीजन कौन देगा, फ्रूट कौन देगा? मतलब कुछ ना कुछ होके हम मर सकते थे। जब मरने की बात आती है ना तभी इंसान को रियलाइज़ होता है। तब उन लोग को समझ में आ गया कि भैया जिंदा रहना है तो ये जो कह रहा है वो करो। तो इनका कहना था कि पॉपुलेशन को थोड़ा इंक्रीज होने से रोक दो। ओके तो उन्होंने क्या क्या रेट बताया वो देखो। पहला रेट दिया उन्होंने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट का कहने का मतलब था कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती है वो जब डिलीवरी का टाइम होता है, जो बेबी है उसको प्रोड्यूस करती है, पार्चुरेशन का प्रोसेस अब होने वाला रहता है, उस टाइम जो है उन पेन के कारण बहुत सी मदर जो है वो मर जाती थी, या फिर कोई बच्चा जो है वो मर जाता था। तो ये उसी डेथ रेट को शो करता है MMR। ये क्वेश्चन आपको नहीं 2009 में पूछा था। ओके तो MMR याद रखना है। दूसरा है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, इसको कहते हैं शॉर्ट में IMR। देखो दोनों में कंफ्यूज हो जाओगे। पहला रेट कह रहा था कि वो उस रेट को कहेंगे जब या तो मदर मर जा रही थी या तो फिर बेबी जो है वो मर जा रहा था। दूसरा रेट में कहता है कि 1 साल के अंदर भी अगर मर जाता है तो उस रेट को इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहते हैं। थी जिसके कारण ही कहा जा रहा था कि भैया पॉपुलेशन को ज़्यादा इंक्रीज मत करो, इससे प्रॉब्लम होती है। चाहे फीमेल पेरेंट को खास करके ज़्यादा होती थी, लेकिन उस टाइम फीमेल पेरेंट के बारे में कोई इतना सोचता नहीं था, जो कि हमने स्टार्टिंग में ही कह दिया, पर सोचना चाहिए था। तो इसको रोकने के लिए उन्होंने आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बनाया जो कि हमने बताया।
अब ये जो मेथड होता है ये यूज़र फ्रेंडली था, इसको कोई भी यूज़ कर सकता था, इजीली अवेलेबल भी था, इफ़ेक्टिव भी था एंड विथ नो और लिस्ट साइड इफ़ेक्ट, और इसका बहुत कम साइड इफ़ेक्ट था जिसको आप अच्छे से यूज कर सकते थे। अब बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड जो होता है ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है टेम्पररी मेथड, दूसरा होता है सर्जिकल मेथड। टेम्पररी मेथड को अपन कहते हैं स्पाइसिंग, क्या कहते हैं, स्पाइसिंग, और सर्जिकल मेथड को अपन परमानेंट भी कह सकते हैं या तो फिर स्टेरलाइजेशन कहते हैं। जी हाँ, परमानेंट मेथड में आता है वासक्टोमी और ट्यूबक्टोमी, क्या होता है अपन फिगर के साथ कंप्लीट करेंगे। दूसरी बात करते हैं टेम्पररी मेथड में आता है चार चीज़, पहला है नेचुरल मेथड, दूसरा केमिकल मेथड, तीसरा है बैरियर मेथड, चौथा है हार्मोनल मेथड। देखो आपको इसमें फोकस करना है, ये इंपॉर्टेंट भी हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस नीट में आते हैं। ज़्यादातर फोकस कर मैं बोलूँगा आप परमानेंट वाले में करना, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर मैंने उसी से देखा है। फिर भी नीट है भाई, कुछ भी हो सकता है, इसका कोई गारंटी नहीं है, राइट। यहाँ मेरी बस में नहीं है, ये वो जो NTA सोचेंगे वही होगा। यार उनका मैंने मन तो करता है कभी कभी कि उनका अगर मशीन होता ना कि भाई मन पढ़ ले तो सच में पढ़ के आता भाई यार तुम्हें बता दिया करता, पर ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैं। ओके, पहला टॉपिक है तो पहला है नेचुरल मेथड। तो नेचुरल मेथड के अंदर तीन चीज़ आता है। पहला है पीरियोडिक एब्सिस्टेंस। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस का कहने का मतलब है कि कोई कपल है वो चाहता है कि हम मैटिंग करें और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस ना हो, तो इस मेथड के थ्रू मैटिंग कर सकते हैं, पर इससे कोई भी प्रोजेनी फॉर्म नहीं होगी। अब ऐसा क्या होता होगा इस मेथड में, देखो इसका कहने का मतलब था कि अगर किसी भी फीमेल पेरेंट को अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल हुआ है, ठीक है ना, पीरियड्स आई है, तो 10 to 7 डेज के अंदर 10 to 7 डेज के अंदर अगर उसके साथ मैटिंग ना किया जाए तो वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है, राइट। तो ये भी एक समझो तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड था जिसके थ्रू आप रिप्रोडक्शन भी कर सकते थे पर पॉपुलेशन को बढ़ा नहीं सकते हो, राइट। अब इससे शुद्ध में क्या बोलूँ। दूसरा है कोइटस इंटरप्ट्स। कोइटस इंटरप्ट्स का कहना क्या है, ये भी वही प्रोसेस है जिसके थ्रू मेल एंड फीमेल पेरेंट आपस में मैटिंग कर सकते हैं पर कोई भी प्रोजेनी को फॉर्म नहीं करेंगे। तो इसके अंदर कोइटस इंटरप्ट्स में क्या होता है, अगर स्पर्म के निकलने से पहले अगर मेल पेरेंट जो है फीमेल बॉडी के वेजाइना से अगर अपने पेनिस को बाहर निकाल लेता है तो उस प्रोसेस के थ्रू भी वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। तो ये भी एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड था। तीसरा होता है लेकेशनल एमोनोरिया। लेकेशनल एमोनोरिया कहने का मतलब है कि कोई प्रेग्नेंट हुई थी, प्रेग्नेंट होने के बाद 6 महीने के अंदर अगर वो मैटिंग कर भी लेती है अपने मेल पेरेंट के साथ तो उससे भी वो प्रोजेनी को प्रोड्यूस नहीं कर सकती है। तो ये भी एक एग्जाम्पल हुआ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का, जो किसके अंदर आ रहा है, ये सारे के सारे नेचुरल मेथड के अंदर आ रहे हैं। मज़ेदार बात यह है कि ये जो नेचुरल मेथड है ये फिक्स नहीं है कि ये काम करेगा ही करेगा, 100% चांस गारंटी ये भी नहीं दे सकता है। ओके हाँ, पर ये भी नहीं है कि काम नहीं करेगा, मतलब करेगा पर 100% नहीं करेगा, ये जान लेना। ओके, और इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होते हैं। अब बाकी आपको नोट्स में भी अवेलेबल है, आप नोट्स एक बार रीड कर लो, लिख कर लेना। ओके यार, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं बोल सकता, समझा करो। दूसरा मेथड है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड क्या कहता है वो सुनो। In this method, chemical are used. They are a spermatical agent which themselves do spermatozoa and inhibit oxygen uptake. Okay? एग्जाम्पल है इसका वेजाइनल टैबलेट्स फॉर्म जो कि आजकल चल रहा है, कुछ क्रीम्स हैं, एंजेलीज हैं, और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ नीम 76। ये क्वेश्चन जो है आपको 2016 में नीट ने पूछा था। नीम 676 किसके अंदर आता है, तो ये केमिकल मेथड के अंदर आता है। और केमिकल मेथड किसके अंदर आ रहा है, ये सारे अभी नेचुरल मेथड में, ये भी अपन ने कंप्लीट कर लिया। तीसरा है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड का मतलब क्या है, बैरियर लगाना। इट मीन्स कोई भी मेल और फीमेल पेरेंट अगर आपस में मैटिंग कर रहे हैं कि जो स्पर्म है, जो मेल गैमेट है, वो फीमेल गैमेट से ना पहुंच पाए, तो उसके लिए जो बैरियर का काम करता है उसी बैरियर को कहते हैं बैरियर मेथड। अब बोलोगे सर ऐसा क्या हो सकता है, बैरियर किसको कह सकते हैं, दिमाग में चल रहा होगा। एग्जाम्पल सुनो, मज़ा आएगा। एग्जाम्पल है कॉन्डम। कॉन्डम सभी जानते ही होंगे किसके लिए होता है, मेल के लिए होता है। किसका बना होता है, रबर का बना होता है, राइट। तो ये जो कॉन्डम होता है इसका मेन काम क्या है कि पेनिस को कवर करके रखेगा। दूसरी बात, ये स्पर्म को फीमेल गैमेट से जाने से रोकता है, राइट। ये जो स्पर्म होता है वो उस कॉन्डम के अंदर ही रुक जाता है, फीमेल बॉडी तक पहुंच नहीं पाता है, फीमेल गैमेट के पास जा नहीं पाता। अब फीमेल गैमेट के पास स्पर्म जाएगा नहीं तो मैटिंग कर भी लेगा तो क्या प्रोजेनी को फॉर्म करेगा, नहीं करेगा। तो ये भी क्या हो गया कि बैरियर मेथड का काम किया, बिल्कुल। और एक बात बताते हैं, किसी को बताना मत,
पॉपुलर ब्रांड जो होता है कॉन्डम का जो मेल के लिए है उसका नाम है निरोध। निरोध इज़ द पॉपुलर ब्रांड ऑफ द कॉन्डम फॉर द मेल। ओके। और दूसरी बात, ये जो कॉन्डम होते हैं उसको दोबारा यूज़ नहीं किया जा सकता। ओके। दूसरी बात, इसको यूज़ करने से ना तो एड्स होता है ना ही एसटीडी होती है, मतलब HIV वायरस नहीं हो सकता, राइट। तो और एक पॉइंट बताते हैं, ये जो कॉन्डम होते हैं मेल एंड फीमेल पेरेंट दोनों के लिए होते हैं और दोनों के लिए डिस्पोजल होते हैं, मतलब एक बार यूज करो उसके बाद वो काम के नहीं होते हैं, राइट। तो यहाँ तक आपको कोई डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हो। दूसरा है डायफ्राम कैप्स। देखो डायफ्राम कैप्स बोलो या तो उसको सर्विकल कैप्स बोलो या तो फिर वॉल्ट्स बोलो, बात एक ही है। ओके। ये काम करते हैं किस में, फीमेल में। जो फीमेल का ओवम होता है रिलीज तो होगा, और मान लो कि जो मेल पेरेंट है वो कॉन्डम का यूज़ नहीं कर रहा है या प्रोटेक्शन का यूज़ नहीं कर रहा, तो उस केस में स्पर्म जो है वो फीमेल बॉडी के वेजाइना तक तो चला जाएगा, पर वेजाइना में ही ये डायफ्राम कैप्स खपा हुआ रहता है, तो इसके कारण वो ओवम से मीट कर नहीं पाएगा और स्पर्म कुछ टाइम के बाद मर जाएगा। तो इसके कारण भी प्रेगनेंसी अकर नहीं हो सकती है। और ये जो होता है, ये जो प्रोसेस है, ये जो डायफ्राम कैप्स है, ये रीयूजेबल होता है, इसको दोबारा से यूज कर सकते हैं, पर कॉन्डम को दोबारा से यूज नहीं कर सकते हैं, राइट। यहाँ तक कोई डाउट होगा आपको तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। और दूसरी बात, मैं फिर से कह रहा हूँ, नोट्स में आपको सारा कुछ अवेलेबल है, एक बार जरूर पढ़ना है। मज़ेदार लेक्चर है, बोरिंग कहीं नहीं लगेगा, मैं कह रहा हूँ ना, बोरिंग नहीं है, मज़ेदार है। ओके। तीसरा है इंट्रायूटेराइन डिवाइस, जिसको शॉर्ट में IUDs कहते हैं। ये जो डिवाइस है फीमेल बॉडी के यूटेरस में लगाया जाता है सिर्फ एक्सपर्ट डॉक्टर के थ्रू। ये सिर्फ डॉक्टर के थ्रू ही इंसर्ट किया जा सकता है फीमेल बॉडी के अंदर। तो ये मेथड जो है ये भी टेम्पररी मेथड के अंदर आता है, तो ये भी परमानेंट क्यूरेबल तो नहीं है, पर हाँ इसकी एक्सपायरी होती है, तो आप एक्सपायरी के बाद वापस से आप चाहो तो इंट्रायूटेराइन डिवाइस को अपनी बॉडी में ट्रांसमिट कर सकते हो। ओके। तो इसी के अंदर 3 चीज़ आता है। पहला है नॉन मेडिकेटेड IUDs। इसका कहने का मतलब है इंक्रीज इन फेगोसेटिक ऑफ स्पर्म विद इन द यूटेरस। इसका एग्जांपल है लिप्स लॉप। ओके। कॉपर रिलीजिंग IUDs। कॉपर रिलीजिंग कहने का मतलब है कि जो बॉडी होती है वो कॉपर आयन को रिलीज करती है, राइट। क्यों करती है, तो वो स्पर्म के मोटिलिटी के लिए एंड फर्टिलाइजिंग प्रोसेस के लिए। एग्जांपल होता है CUT, CU7 या फिर मल्टीलोड 375। ये क्वेश्चन आपको नीट 2016 में पूछा था, मैंने इसको पोस्ट भी किया है, तो देख लेना। तीसरा है हार्मोनल रिलीजिंग IUDs। इसका कहने का मतलब है इट मेक्स द यूटेरस unsuitable for the implantation and the cervix hostile to the sperm। इसका एग्जांपल है प्रोजेस्टेरोन एंड LNG20। ये LNG20 से क्वेश्चन आते रहते हैं भाई, इसको बिल्कुल भी मिस मत करना। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंस टॉपिक अभी पढ़ रहे हैं अपन। ओके। ये किसके अंदर हमने देखा ये सारे के सारे, तो यही हमने देखा इंट्रायूटेराइन डिवाइस के अंदर। और इंट्रायूटेराइन डिवाइस किसके अंदर आ रहा था, बैरियर मेथड के अंदर आ रहा था, जो स्पर्म को मैटिंग करने से रोकने का काम कर रहा था, राइट। तो हम बोल सकते हैं कि अब हमने बैरियर मेथड भी कंप्लीट कर लिया। उसके बाद आते हैं हार्मोनल मेथड में। हार्मोनल मेथड के अंदर हमें देखना है पिल्स क्या होता है, इंजेक्शन क्या होता है और इम्प्लांटेशन क्या होता है। पहला है पिल्स। पिल्स जो होते हैं वो डेली पिल्स भी हो सकते हैं और वीकली पिल्स भी हो सकता है, राइट। पिल्स मतलब समझ रहे हो, गोली, दवा जानते ही होगे, दवा खाते हैं हम ना, आप वही दवा है। तो वो जो मेडिसिन है वो या तो वीकली में आप खा सकते हो या तो फिर डेली में भी खा सकते हैं। वीकली पिल्स इट मीन्स आप सप्ताह में 1 दिन खाओगे, और जो डेली पिल होता है वो आपको डेली खाना है, पर जब मेंस्ट्रुअल साइकिल हो रहा हो उस टाइम छोड़ करके। ओके। आप इससे ज़्यादा डिटेल में आपको देखना है तो आप देख सकते हो, पर इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, जिससे क्वेश्चन आते थे मैंने बता दिया है। ओके। हाँ, एक लेकिन एग्जाम्पल बता देता हूँ। डेली पिल्स है, उसका एग्जांपल है माला D या फिर माला N। ये डेली पिल्स होते हैं, जो मैटिंग कर रहे हो तो जो फीमेल होती है वो इस मेडिसिन को ले सकती है डेली यूज़ के लिए। और वीकली पिल में आता है, जो पिल है वो तब खाना है जब आप मैटिंग कर रहे हो, तो आप चाहो तो वीकली में खाना चाहते हो तो इस पिल को खा सकते हो, जो कि इस टाइम वो बहुत ही पॉपुलर था, राइट। तीसरा है इंजेक्शन। इंजेक्शन में क्या होता है, इट प्रोजेस्टेरोन अलोन और इन कॉम्बिनेशन विथ एस्ट्रोजन कैन आल्सो बी यूज्ड बाय द फीमेल्स एज इंजेक्शन, राइट। इसका एग्जांपल है DMPA, जिसको फुल फॉर्म होता है डिपोट
मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एडिकेट। याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पर शॉर्ट फॉर्म तो आप याद कर ही सकते हो कि इंजेक्शन के थ्रू प्रोजेस्टेरोन जो होता है वो एलोन होता है और किसके साथ कंबाइन करता है, एस्ट्रोजन के साथ कंबाइन करता है। तो ये सब बेकार की बातें थी जो मतलब उतना खास नहीं था, पर हाँ नोट एक लिखा है मैंने, उसको ज़रूर पढ़ लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। नोट में मैंने लिखा है इंजेक्शन एंड इम्प्लांट्स हैव अ हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन which inhibits the secretion of FSH, LH and ultimately inhibit the ovulation, so work as a contraceptive। आपको याद होगा FSH हार्मोन, LHH हार्मोन, ये हमने रिप्रोडक्शन में कंप्लीट किया था, ये हमने बताया था ये कब ज़्यादा रिलीज होता है, तो जब प्रेगनेंसी होती है उस टाइम ये ज़्यादा रिलीज होता है, राइट। तो यहाँ तक अब हम बोल सकते हैं कि हमने पूरा का पूरा टेम्पररी मेथड कंप्लीट कर लिया है और आपको इंटरेस्टिंग ही लगा होगा ये लेक्चर। अब आता है यहाँ पर परमानेंट मेथड जिसको कहते हैं सर्जरी मेथड, लेकिन इसको अपन कंप्लीट करेंगे पार्ट 2 लेक्चर में। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और लेक्चर बहुत इंटरेस्टिंग था, मेरे को भी पता है। और अब मेरे को बताना कि इसका जो हमने एनिमेशन देखा है वो कैसा है, ओके। अरे रुको यार, जाने से पहले एक चीज़ सुन लो, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आया। एक वाइफ है, वो बोल रही थी कि पहले मेरी फिगर जो है वो पेप्सी की बोतल की तरह थी। उसके पति ने कहा तो वो तो अभी भी है। तो पत्नी तो खुश हो गई, वाइफ खुश हो गई पूरी। वो बोलती है सच? तो पति कहता है कि हाँ, पहले तो 300 ml की थी, अब 2 लीटर की है। पति RIP। बहुत दुख हुआ यार, मतलब ऐसा पंगा लेना क्या ज़रूरी है। देखो यार, ये मैं यही कहूँगा कि आप सतर्क रहो, सावधान रहो, और जितना हो सके ऐसी गलतियाँ से बच के रहो तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हम फिर मिलेंगे पार्ट 2 लेक्चर में, तो तब तक के लिए बाय बाय। और मैं कुछ भी गलत कमेंट नहीं करता लड़की लोगों को, वो लोग बहुत अच्छी होती हैं, और ये बहुत अच्छी होती है यार, मैं नहीं कहना चाहता। ओके।